अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हिसारे इश्क का जनू पार्ट नंबर 3 आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। अपने चेहरे और पूरे वजूद को छुपाए रखना ठीक इसी तरह जिस तरह मुझसे छुपाती हो। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे। इसके बड़ी सी चादर को उसके सर पर जमाते हुए वो हदायत जारी कर रहा था। आंखें किसी भी तरह से के तासुर से खाली थी। वो उसे समझ नहीं पा रही थी आखिर वो कितने पर्दे रखता था, कितने राज छुपाए रखे थे उसने अपने अंदर। मैं खुद कोई चोर नहीं हूँ जो दूसरों से छुपती रहूं। देखने दो सबको ताकि वो भी जान जाएं कि इनका सरदार कितना जालिम है। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी जबकि वो उसकी बहादुरी पर मुस्कुरा दिया। सब जानते हैं कि सदाम जहांगीर शाह कितना जालिम है। किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। वो जैसे इसे चिढ़ा रहा था। उस वक्त वहां कोई भी नहीं था सिर्फ इन तीनों के अलावा। चले इससे पहले कि कोई आ जाए, फाइक कहता हुआ आगे बढ़ गया। सदाम के इशारा करने पर वो न चाहते हुए भी फाइक के पीछे चल दी। जब तक वो दरवाजे के अंदर न चली तब तक सदाम की नजरों की तपश खुद पर महसूस करती वो मन ही मन में तिल मिलाती रही। वो लंबे लंबे ढाक बढ़ता खुद हवेली के अंदर दाखिल हो गया जहां लुबना बेगम अपनी बहन सीमा के साथ उसका इंतजार कर रही थी। अम्मा, वो मुस्कुराता हुआ लुबना बेगम की तरफ बढ़ा। आ गया मेरा शेर बेटा, कैसा है तू। वो उसकी लंबी सिल्की बालों में ढकी चौड़ी पेशानी पर बोसा लेते हुए बोली, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं हाला, क्या हाल है आपका। वो लुबना बेगम को देखता हुआ पास खड़ी हाला से पूछा जो उसे ही देख रही थी। सब अल्लाह का करम है बेटा। और बाकी सब कहाँ है, नैया, रिदा, अरहाम वगैरह। उसके पास आस पास नजरें दौड़ाता हुआ बोला, नैया अपनी किसी सहेली के घर गई है, रिदा कॉलेज है और अरहाम किसी काम से शहर गया हुआ है। बेगम ने तफसील से बताया। और छोटी माँ कहाँ है। उसके अगले सवाल पर उनके चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे। अपने कमरे में है शायद, सीमा बेगम ने झट से जवाब दिया। अच्छा, और ये नैया किसी के साथ गई है या अकेली। उसे ये बात नागवार गुजरती थी कि उसकी बहनें अकेली घर से बाहर निकलें। अमूमन वो या फाइक ही उन्हें बाहर ले जाया करते थे। हमीम ले गया है उसे। हमीम के नाम पर उसकी कनपटी की रगें तन गई थीं जबकि चेहरा गुस्से सुर्ख हो गया था। आप फाइक को बुला लेती, इन्हें पता था ना वो हमीम का नाम सुनकर गुस्सा होगा। फाइक तो सिर्फ तुम्हारा नौकर है, हम कौन होते हैं उससे काम लेने वाले। उनके लहजे में हकारत थी। कितनी बार कहा अम्मा, फाइक नौकर नहीं है, इसे नौकर बुलाना बंद करें आप। उसकी बात पर वो मुंह बनाती रुख फेर गई। अच्छा बेटा गुस्सा मत हो, बहुत दिन हो गए हैं तुम घर नहीं आए, तुम्हारे हालू तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। सीमा बेगम जल्दी से उसका गुस्सा ठंडे करने की कोशिश करने लगी। जी जरूर खाला, किसी दिन आऊंगा, अभी तो बहुत बिजी हूँ गाँव और बिजनेस के चक्कर में। अच्छा जरा फ्रेश हो लूं, वो मुस्कुरा कर उनसे कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी उसने सीढ़ी पर कदम रखे ही थे कि किसी की दिल खराश चीख सुनाई दी। इस बड़े से हाल में वो फातिमा के साथ सोफे पर बैठी फाइक के आने का इंतजार कर रही थी जो किसी जरूरी काम का कहता बाहर चला गया। उसका ना दिल न जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था। अजीब अजीब से ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे। ये देखो सरदार हमारे लिए क्या लाए हैं, एक बाजारू औरत बतौर तोहफा। वो अपनी चादर को मजबूती से पकड़े सर झुकाए अपनी सोचों में गुम बैठी थी कि एक मर्दाना हाथ की कलाई उसको मजबूती से पकड़ता, उसे झटके से खींचता, उसे पूरे कदमों पर खड़ा होने पर मजबूर कर गया। वो हैरत और खौफ से उस शख्स को देख रही थी जो अपनी गंदी नजरों से उसका जायजा ले रहा था जबकि दूसरा आदमी फातिमा को हाथों को मजबूती से पकड़े हुए था और फातिमा चीखती हुई खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रही थी। आसपास खड़े 4-5 आदमी इस मंजर से लुत्फानंदोज होते कहका लगा रहे थे। छोड़ो इसे, उसने उस आदमी के पेट में पूरी कुव्वत से लात मारी। तेरी इतनी हिम्मत, गुस्से से खोलता उसने भी मायसा के पेट में जोरदार लात मारी। दर्द से कराहती वो जमीन पर गिर गई। इसे जिस चीज का खौफ था वही हुआ। वो आदमी उसका हाथ पकड़े हुए था और उसके ऊपर झुका बेदर्दी से उसकी चादर उसके वजूद से खींच रहा था जबकि वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, फिर नाकाम रही। क्या उसे इसीलिए लाया गया था यहाँ
اس کی عزت کا تماشا بنانے کے لیے، اس کی عظمت کو تار تار کرنے کے لیے۔ کیا وہ اب ایک بازارو عورت بننے والی تھی؟ وہ غلیظ آدمی اس کے اوپر جھکا اور اس کے وجود سے کھیلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو آزاد نہ کر پا رہی تھی، اپنی بزدلی پر اسے رونا آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں ڈھلک کر تیزی سے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی، اچانک ہی اس پر جھکا ہوا آدمی ایک جھٹکے سے ایک بائیں طرف لڑک گیا۔ ایک زوردار چیخ اس کی حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ اس کے چہرے پر اس آدمی کے خون کے چھینٹے اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ مائسا ابراہیم خان کو اپنی سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہا تھا۔ خوف سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ پاس پڑے شخص کا جسم اب بھی گرم تھا، اس کے سر سے خون تیزی سے بہتا پورے فرش پر پھیل رہا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتی اپنے حواس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف سی آنکھیں پھاڑے اس نے اپنے سامنے کھڑے صدام جہانگیر کو دیکھا، جو اپنی گن جیب میں رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرد تھی، وہ تیزی سے کھسکتے ہوئے اس لاش سے دور ہوئی تھی۔ صدام جہانگیر شاہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے نرمی سے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر موجود خون کے چھینٹے صاف کرنے لگا۔ اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے غائب تھا۔ اس نے پاس پڑی چادر اٹھا کر اس کے سر پر رکھ کر اسے پورے وجود پر پھیلا دی۔ اس کی بھوری آنکھیں خوفزدہ صدام کی کالی سرد آنکھوں سے ملی۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ کی طرح کسی بھی طرح تاثر سے آ رہی تھی۔ وہ آدمی جس نے فاطمہ کو پکڑ رکھا تھا اب صدام کے آدمیوں کے گرفت میں تھا۔ مائسا ابراہیم خان صرف اور صرف صدام جہانگیر شاہ کی ہے۔ اگر کسی نے اس پر آنکھ اٹھانے کی یا اس کے ساتھ کسی طرح کی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا حشر کر دوں گا۔ اس کی اگلی 7 پشتیں ایسا گھناؤنا کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گی۔ اس کی گرجدار آواز پر سب دم سادے اپنی جگہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ فائق اسے اور اس کی ملازمہ کو اندر لے جاؤ۔ وہ اسے سہارا دیتا ہوا کھڑا ہونے میں مدد کرنے لگا۔ جی سر، اس نے سر ہلا کر کہا اور آگے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، نفرت، حقارت، ذلت اور رسوائی کا ڈر۔ اپنی چادر سنبھال دی، وہ فاطمہ کے ساتھ اس طرف چل دی جس طرف فائق گیا تھا۔ فائق نے لیے ایک بڑے سے خوبصورت کمرے میں داخل ہوا، جس کی دیوار پر ریڈ اور پنک کے کمبینیشن کا خوبصورت پینٹ تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک جہازی سائڈ بیڈ تھا جس پر ریڈ کلر کی خوبصورت چادر بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک طرف بڑی سی بالکنی تھی اور اس کے ساتھ صوفہ بھی تھا، جبکہ دوسری طرف باتھ روم تھا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے اور صرف کچھ دنوں کے لیے آپ کی ملازمت سرونٹ کوارٹر میں ہماری باقی ملازمہ کے ساتھ رہیں گی۔ بے تاثر انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، پر یہ میرے ساتھ کیوں نہیں یہاں رہ سکتی؟ اسے اچھا نہیں لگا کہ فاطمہ کو اس سے الگ رہنا پڑے گا، کیونکہ سردار کا حکم ہے۔ اس نے صاف طور پر بات ختم کر دی اور فاطمہ کے چلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تم ڈر رہی ہو؟ تم تو بہت بہادر ہو نا پیاری۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے جو شاید خوف سے کانپ رہے تھے۔ اسے اس پیاری سی دوست پر بہت پیار آیا تھا۔ میں اس کمرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی فاطمہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمے تھے۔ ڈرو مت مائسا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسی حویلی میں ہوں، تم خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اپنا خیال رکھنا پیاری۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ نرمی سے دبائے اور منتظر کھڑے فائق کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد وہ دھیرے دھیرے چلتی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ چہرہ اب بھی خون کے نشان موجود تھے۔ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ ایک اور ظلم کی وجہ وہ بنی تھی، ایک اور بے گناہ کی وجہ اس کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ آگے نہ جانے اور کتنے ظلم ہونے باقی تھے، نہ جانے یہ سب ختم ہوگا۔ یہ شخص اتنا ظالم ہے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کی زندگی سے کھیلنا اس کا بہترین مشغلہ تھا شاید۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی خود کو دیکھتی رہی، پھر باتھ روم میں جا کر واش بیسن پر جھکے متبادر اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتے۔ پھر بھی اسے سکون نہ ملا تو شاور کھولے گرم پانی کے نیچے کھڑی ہوگی۔ شاید اپنی سوچوں کو پانی میں بہا دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنے آنسو مل کر پانی کے ساتھ بہہ گئے تھے۔ اس نے اپنے پیٹ پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اس شخص نے لات ماری تھی۔ درد کی ایک شدید لہر سسکی کی صورت اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی۔ کیا تمہاری ماں یہی سب دیکھنے کے لیے زندہ رہ گئی ہے؟ لبنہ بیگم کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔
दरवाजे के बीचों बीच खड़ी, एक हाथ से अपना भारी दुपट्टा पकड़े वो उसी से मुखातिब थी। उसने हाथ से इशारा कमरे में मौजूद मुलाजिम को बाहर जाने को कहा। क्या कहना चाहती हैं आप? उसने उलझकर उन्हें देखा जो अब कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। तुमने सरदार बनने के बाद जो चाहा वो मिला। अब इन अंदाज सवालिया था। अब उसने भवें उचका कर उन्हें न समझी से देखा। अब आगे क्या करना चाहते हो तुम? सदाम जहांगीर शाह, मुझे जरा बताना पसंद करोगे? उन्होंने चुपती नजरों से उन्हें देखा। वो उनकी सारी बात समझ गया था। मैं तमाम लोगों के सामने, गांव के सामने अपने खुदा को गवाह बनाकर मायसा इब्राहिम को अपनी बीवी बनाऊंगा। रैकिंग चेयर पर झूलते हुए उसने बहुत आराम से अपना इरादा जाहिर किया। उन्हें जिस चीज का डर था वही हुआ। सिर्फ अपनी बीवी बनाना, इस हवेली और गांव की सरदारनी मत बनाना। उनके सख्ती से कहने पर एक सर्द कहका उसके लबों से आजाद हुआ। इसे मैं सवाल समझूं या धमकी? जहां तक मुझे याद है ना, अब 6 साल बच्चा ना रहा और ना ही इस बड़ी सी हवेली और इस पूरे गांव की अकेली चलाक मालकन भूल रही शायद आप। ये चलाकी मैंने आपसे सीखी है। एहसास से आ रही आंखें उन पर गाड़े वो सर्द महरी से बोला, तुम शायद पंचायत के कानून से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। वो गुस्से से बोलती हुई उसकी तरफ बढ़ी। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ पंचायत के कानून से। मैं सिर्फ अपने बनाए कानून को मानता हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरा कानून मेरे बाप के बनाए कानून से बहुत बेहतर है। वो मजे से झूलता हुआ उन्हें मजीद गुस्सा दिला रहा था। एक बात कान खोल कर सुन लो सदाम, जो गांव वाले आज तुम्हारी हर बात को अहमियत देते हैं, कल को यही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। उनके धमकाने पर वो गुस्से से खोलता हुआ अपनी जगह से उठा। तब तो वो ये अभी गांव छोड़कर जा सकते हैं। एक बात जहन में बिठा लें अम्मा, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा, चाहे पूरा गांव ही मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। मैं अपनी जिद से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। उसके सख्ती से कहने पर उन्होंने सर झुकाकर उसे देखा। खुदा तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगा सदाम। उन्होंने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया तो ना करे। जब इतने गुनाह कर लिए तो एक और गुनाह सही। मुझे अपने गुनाहों से भरी जिंदगी पर बहुत फख्र है। वो फखरिया मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ उन्हें झुलसने पर मजबूर कर गया। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली गई जबकि वो बाथरूम में घुस गया। मायसा अपने बेड पर बैठी, उन्हें शायद इसके बेड पर पिंक कलर की लंबी सी सिंपल फ्रॉक पहने जो उसके टखनों तक आती थी। गीले बालों को खोले, दोनों पैर मोड़कर चेहरा घुटनों पर टिकाए उदासी से बैठी अपनी जिंदगी की पहेली का सिरा ढूंढने में कोशिश कर रही थी। आपकी तबीयत ठीक है ना? आपने कुछ खाया? रुकते मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फातिमा के फिक्रमंद लहजे पर उसने चेहरा घुटनों में छुपा दिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। तुम इसी तरह इधर उधर दलाती रही। इसके खौफजदा लहजे पर फातिमा ने उसे देखा और गहरी सांस लेती बेड पर आकर उसके पास बैठ गई। मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है नहीं, पर भी उसके नरमी से कहने पर उसके चेहरे पर उठाकर उसे देखा। बिल्कुल, क्योंकि हम अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच में हैं। मैं तुम्हारी मालकन हूं और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने उठकर दरवाजा खोला। एक मुलाजमा पीले कलर की साड़ी पहने अंदर दाखिल हुई। उसकी गहरी रंगत थी और बालों को कसकर जूड़े की शक्ल में बांधा गया था। सरदार आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। फातिमा ने सर हिलाकर उसे कहा, नहीं मैं नहीं जा रही। मायसा की आवाज पर दोनों ने उलझकर उसे देखा। लेकिन सरदार, मुलाजमा ने उलझकर कहा, कह दो अपने सरदार से कि मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। मायसा के कहने पर मुलाजमा ने उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखा जैसे कोई चड़ेल देख लिया हो। लेकिन सरदार ने आपको। मुलाजमा के हकलाने पर मायसा ने सांस खींचकर उसके खौफजदा चेहरे को देखा। वो उसे हर कदम पर आसानी से जीतने नहीं देना चाहती थी। उसे खुद से काबू पाने की नहीं देना चाहती थी जैसे वो खुदा हो और वो उसकी फरमाबरदार बंदी। वो खुदा नहीं था, ये बात वो उसे याद दिलाना चाहती थी, चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना हो। उसे हर लम्हे जीत का हकदार बनने नहीं दे सकती थी। मायसा नहीं जानती थी कि सदाम जहांगीर शाह को हर कदम पर जीतना पड़ेगा। वो उन्हें नहीं जीता तो उसे दरिंदा बनने पर देर नहीं लगेगी, जैसा कि उसने कहा था। वो बेड पर बैठी मुलाजमा को ना उम्मीद होकर जाता देख
देखती रही। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत गुस्सा होगा। फातिमा के लहजे के साथ साथ चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। मायसा ने नजरें झुका दी और वो जानती थी कि उसने अपने हक में गलत किया। न जाकर भी और अपने कमरे में जाओ। फातिमा अपने पैरों पर नजरें जमाए परेशान सी खड़ी फातिमा से कहा, मैं नहीं जा रही, मैंने कहा जाओ अपने कमरे में। उसने अपनी बात पर जोर देकर कहा तो न चाहते हुए भी वो कमरे से बाहर निकल गई। धीरे से अपनी जगह से उठी और बालकनी में जाकर रात की तारीकी बाहर नजरें जमाए आगे पेश होने वाले हालात के मुताबिक सोचने लगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, ये सोच कर के न जाने वो उसके साथ कैसा सलूक करे।